तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले भारतीय राजनीति के अंतर्गत मूल अधिकार। हम आप रिवीजन समझ सकते हैं, उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे रिवीजन टाइप में। ठीक है, मूल अधिकार। तो इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में, कहाँ से लिए गए हैं और ये कितने हैं, कितने हुए, कौन कौन से हैं। ये टॉपिक हम लोग आज देखने वाले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे, लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा। तो देखिए, पहला टॉपिक है मूल अधिकार क्या होते हैं। देखो, मूल, इसके आगे जो फंडामेंटल लगा हुआ है, इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मूल जो कि हमारे विकास के लिए मूल हो, जिनके अभाव में हमारा विकास संभव नहीं है, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी हो, वो मूल अधिकार है। ठीक है, पहली बात ये है। तो ये हमारे मूल अधिकार में कहाँ से ले गए, दूसरी बात इस पर हमको चर्चा करनी। तो दोस्तों, मूल अधिकार सबसे पहले 1791 में ब्रिटेन के संविधान में ये शामिल किए गए थे। 10 संशोधन, शुरुआत के प्रथम 10 संशोधन करके ये मूल अधिकार शामिल किए गए थे। तो उन्हीं से हमने वहाँ से ग्रहण किया अपने संविधान के अंतर्गत। दूसरा, अब मूल अधिकार हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो मूल अधिकार 14 से लेकर 30 तक है, ठीक है, हमारे जो अधिकार दिए गए, लेकिन 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत इनका विवरण है। तो हम 12 से लेकर 35 तक पूरे अधिकार पढ़ने वाले डिटेल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अधिकार है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद थे शुरुआत में, अब तो 425 से ऊपर क्रॉस कर गए इनके। वैसे तो आपको 395 मिलेंगे, लेकिन इसको उप पार्ट्स कर करके टोटल 400 से ऊपर वो क्रॉस कर गए। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 12। इसमें दिया गया दोस्तों राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दी गई इसमें। तो राज्य के अंतर्गत दोस्तों शामिल हो गए भारतीय संसद और कार्यपालिका। राज्यों की संसद, कार्यपालिका को आप सरकार बोल सकते हो और संसद को आप विधानमंडल बोल सकते हो। तो आप हमारे जो केंद्रीय संसद है और जो केंद्रीय सरकार है वो इसमें राज्य के अंतर्गत शामिल होगी। दूसरों, राज्य को विधानमंडल और राज्यों की सरकार है वो भी राज्य के अंतर्गत शामिल है। जो स्थानीय सरकार है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, वो भी राज्य के अंतर्गत शामिल होगी। इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी जो कि नियम, उपनियम ये बनाते हैं, ये जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत होते हैं। अनुच्छेद 13 हम लोग पढ़ने वाले, इसमें है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो इसके अंतर्गत वो विधियाँ है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, उनसे मेल नहीं खाती और उनका अल्पीकरण मतलब उनको कम करती हो मूल अधिकारों को, तो वो विधियाँ इसमें शामिल कर गई। इसमें 4 अनुच्छेद वैसे तो 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। 13(1) जो हमारा संविधान लागू होने से पहले जो विधियाँ थी जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वो असंगत है हमारे मूल अधिकारों से। ठीक है, 13(2) में है संविधान के बाद में राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनका अल्पीकरण करती हो। तो ये 13(2) है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का, वो इसी 13(2) से लिया गया है। इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं। वैसे न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में कहीं भी शब्द से लिखा नहीं गया, लेकिन वो 13(2) से ही हम इसको व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ऐसे डिटेल से हम लिखेंगे नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अनुच्छेद 14
प्रत्येक भारत के नागरिक को विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता, विधि के समान सभी समान हैं और विधियों का सभी को समान संरक्षण, इससे किसी को भी भारतीय नागरिक को आप वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे 14 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ठीक है, अब 15वां हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 15, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म में मूल, वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर जो भेदभाव होता है उसका 15 अनुच्छेद उसके अंतर्गत इसका निषेध किया गया है। वो आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अंतर्गत वैसे 15 1 2 3 4 5 6 तक है, लेकिन वो बहुत डिटेल में जाएगा। हमको एक रिवीजन के जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 15 को हम इस तरह एक टाइटल के रूप में आप याद कर सकते हो, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 अनुच्छेद 16, लोक नियोजन, इसको आप तो नौकरी कह सकते हो, सरकारी नौकरी नहीं वो कह सकते हो। नौकरी में अवसर की समानता, तो सरकारी नौकरियों में किसी के साथ ये धर्म, लिंग, जाति, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसकी सार है हमारे अनुच्छेद 16 का। अनुच्छेद 17 है, वो कहता है अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध, तो छुआछूत करना ये भी हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। ये निषेध किया गया, आप छुआछूत नहीं कर सकते, नहीं तो आप कानून बनाकर उसको दंडित भी कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 18 है, ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। जो पहले उपाधियाँ रहती थी वो अब उपाधियाँ यहाँ पर अब दी नहीं जा सकती वर्तमान में। शिक्षा और सेना में सिर्फ 2 क्षेत्रों में आप उपाधियाँ ले सकते हो, बाकी और क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया। राजा, महाराजाधिराज, ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ हैं, तो उनका सबका अंत किया गया है। सिर्फ शिक्षा और सेना को छोड़कर इनमें उपाधियाँ मिल सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 19, इसके अंतर्गत है स्वतंत्रताएं, तो हमको स्वतंत्रताएं दी गई है। इसके अंतर्गत मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में ये 6 है। ठीक है, तो ये पूरी स्वतंत्रताएं क्या है मैं आपको याद ही करवाऊँगा। 6 के 6 7 को सातों में याद करेंगे। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में 7 थी, तो सातों के साथ मैं बताऊंगा कौन सी अभी हटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्वतंत्रता क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो पहली है 19(1) के अंतर्गत वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 19(1) के अंतर्गत है, 19(1)(a) के अंतर्गत, फिर 19(1)(b), 19(1)(c), ऐसे लगकर 19 जो 1 और लास्ट में ये F तक है। ठीक है, F नहीं G तक है, G तक 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे। तो पहले है A में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
ठीक है, वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो दोबारा से शुरू करते। यहाँ तक हमने ये देख लिया था 19(1)(d), भारत में कहीं भी घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता। इसके बाद में क्या करेंगे, हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पर हमको कोई जगह पसंद भी आ सकती है, ठीक है ना। ई, तो हम बस भी सकते हैं, तो बसने की स्वतंत्रता। क्रम से सारी चीज़ें भाई। सबसे पहले हम बोलेंगे कहाँ पर, सभा में बोलेंगे। सभा में बोलेंगे तो कुछ संगठन भी बना लेंगे वहाँ पर। ये संगठन बना लेंगे तो संगठन बना के हम घूमने जाएंगे तो हो सकता है कोई जगह हमें पसंद आए तो वहाँ बस भी जाए हम, ठीक है। उसके बाद में 19(1) ई हो गया। ई के बाद में क्या आता है, एफ, तो बस जाएंगे। तो अब संपत्ति भी चाहिए हमको, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। संपत्ति, वहाँ पर संपत्ति भी अर्जन करेंगे हम, अर्जन की स्वतंत्रता। ऐप से आप फाइनेंस याद करो, वित्त, संपत्ति अर्जन। 19(1) जी, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो ये हमारी कुल 1 2 3 4 5 6 7 स्वतंत्रताएँ है, जिसमें से ऐप को निरसित कर दिया गया है। इसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया है हमारे संविधान से, ठीक है। तो ये हमारी स्वतंत्रताएँ हो गई। अब अनुच्छेद आता है महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 कहता है कि हमको कुछ अपराधों के प्रति दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है, ठीक है। अपराधों के प्रति दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 21 ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे केस भी हो चुके हैं और बहुत सारी संविधान में व्याख्याएं की, तो वो तो अनंत, आप इतना बहुत बड़ा हो चुका है ये। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत विस्तृत हो चुका है। इसके अंतर्गत देखो, हमको नींद का अधिकार भी है, हमको खाने का अधिकार भी है, निजता का अधिकार भी है। ये निजता का अधिकार तो वैसे ये है, ये आप मान सकते हो। सोने का अधिकार है, हमको नेट चलाने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है इसके अंदर। हमको त्वरित न्याय पाने का अधिकार है, हमको तो बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अनुच्छेद 22 ये था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। तो इसमें निवारक निरोध क्या होता है ये हम देखेंगे। कुछ दशाओं, सामान्य दशाओं में गिरफ्तारी होती है तो आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो आप, ठीक है। और आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको, आप अपना वकील कर सकते हो, ये सब सुविधाएं मिलती है। लेकिन निवारक निरोध होता है, ये एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत आप अपराध करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इसकी संभावना है, इससे राष्ट्र का एकता और अखंडता हमारी संकट में आ सकती है, समाज में वैमनस्य फैल सकता है। इन आधारों को देखते हुए व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 महीने तक आप उसको नज़रबंद रख सकते हो। तो ये है इसमें निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन। अनुच्छेद 23, इधर 23 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है 23 कि मानव दुर्व्यापार,
दुर्व्यापार व बलात् श्रम। आपको मानव का दुर्व्यापार करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव को बेचना खरीदना, वो दासों के रूप में, और जबरन श्रम, बेगार जिसे कह सकते हैं, बिना किसी मेहनताना के आप इससे श्रम करवाना, तो वो निषेध किया गया। आप ये नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध, आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का इसके अंतर्गत निषेध किया गया है। तो बाल श्रम बच्चों से, जो 18 से कम उम्र के होते हैं, नाबालिग होते हैं, वो बच्चे ही माने जाते हैं हमारे देश में, तो उसका इसके अंतर्गत निषेध किया गया है। तो ये नहीं है कि आप घर का काम भी नहीं कर सकते, जो खतरनाक कार्य है वो आप नहीं करवा सकते, ठीक है। आप अगर पेरेंट्स हो, गार्जियन, खतरनाक कार्य नहीं कर सकते, घर का सामान्य कार्य वो आप करवा सकते हो, तो ये तो कर सकते हो भाई। ऐसे नहीं कि आप सब कार्य से बच जाओगे, सामान्य कार्य, तो खतरनाक कार्यों का, खतरनाक कार्यों में संलग्न नहीं करवा सकते आप, कार्यों में, खतरनाक कार्यों में आप संलग्न नहीं करवा सकते। तो हमारे 24 अनुच्छेद हो चुके हैं, 35 तक हमको पढ़ना है। अब आता है कौन सा गया, 25 अनुच्छेद 25, अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अपना जो भी धर्म है उसको मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये भी आपको हमारे संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक बोर्ड वगैरह स्थापित कर सकते हो, उनका आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धर्म की अभिवृद्धि पर कर में छूट। तो ये आप देखिए कि धर्म की अभिवृद्धि संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हो, तो उसमें आपको टैक्स फ्री किया गया है। आपसे टैक्स नहीं ले सकती सरकार, लेकिन शुल्क ले सकती है। तो ये टैक्स और शुल्क में क्या अंतर है? टैक्स वो होता है जो बिना किसी उसके लिया जाता है, उसका कोई मतलब आप एक तरह से समझो, शुल्क लिया जाता है ना, वो कार्य के बदले शुल्क दिया जाता है। जब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये होता है। तो शुल्क तो ले सकते हो, आप कोई कार्य करवा रहे हो उसका आप शुल्क वसूल कर सकते हो। ये हो गया। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा, इसको इंग्लिश में लिखा गया रिलीजियस, इंग्लिश मीनिंग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वह तो माफ़ कीजिएगा, तो जो हमारा मोबाइल है उसमें 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दोबारा इसको शुरू किया है, तो इस बाधा के लिए मैं समझ आता हूँ। भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का आपको अधिकार है।
आप अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, संस्कृति को आप संरक्षित कर सकते हो। ये आपको अधिकार, मूल अधिकार देगा है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार। ठीक है। जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में 2 प्रकार के ही बताए गए हैं, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक। 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक है वो भारतीय संविधान में बताए गए हैं। ठीक है। तो ये है, इनको अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं अपने खुद के और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार 30। अब हम पढ़ेंगे 31वां अधिकार, जिसको अब संविधान से निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन क्या था वो तो हमको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 31 था ये संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया। अब ये मूल अधिकार नहीं है। ये क्यों हटाया गया था? क्योंकि संपत्ति पहले राजा महाराजा और जागीरदारों को बहुत सारी थे, तो उसको जो संपत्तिहीन थे उनको संपत्ति बांटने के लिए एक सीमा बना दी गई कि आप इतनी से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते। फिर उसका सरकार ने संपत्तिहीनों में वितरण किया है। तो इस वजह से ये संपत्ति में संशोधन किया गया था बहुत सारे, और बहुत सारे केसेज भी हुए थे। तो वो अभी हम पढ़ नहीं सकते, इतने सारे केस हैं। 31वां 32वां बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है हमारा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का, तो ये हमें मूल अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार देगा, जिसके अंतर्गत हम जो पीछे हमको 14 से लेकर 30 तक जो हमारे अधिकार दिए गए उनको हम लागू करवाने के लिए इससे उपचार भी कर सकते हैं हम हमारे अधिकारों का। तो 5 तरह के रिट जारी करते हैं हम इसके अंतर्गत। तो 5 तरह के रिट है वो हम हमारे अधिकारों को पाने के लिए जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट, 5 प्रकार की रिट। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। दूसरी है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। तो अधिकार परीक्षा। तीसरी है, चौथी है उत्प्रेषण। तीसरी, चौथी, 5वीं कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, परमादेश होगी, अधिकार परीक्षा होगी, उत्प्रेषण होगी, और एक और कौन सी रह गई? प्रतिषेध। एक प्रतिषेध भी है, ये भी प्रोहिबिशन। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। 33 में
सशस्त्र बल व पुलिस के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध और मार्शल लॉ। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत तो सशस्त्र बल है, पुलिस बल है, जो भी जितने बल है हमारे आए भी है, तो उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और 34 में मार्शल लॉ लगाया गया, मतलब जनता के अधिकारों को प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? अगर सशस्त्र बलों को हम स्वतंत्रताएं दे दे, जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दे, तो वो तो अपनी जो हमारे देश की सिक्योरिटी से संबंधित जो जानकारी, सुरक्षा रिलेटेड, वो किसी और को बता देंगे, तो वो लीक हो जाएगी जानकारी। तो ऐसी देश पर संकट ना आए, तो इस वजह से इनके मूल अधिकारों को निष्कासित कर दिया गया है, इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है, इनको पूरे मूल अधिकार उपलब्ध नहीं है। और मार्शल लॉ एक स्थिति है जब कानून व्यवस्था भंग हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो वहाँ पर सेना का नियम लागू हो जाता है और ये जो हमारे सशस्त्र बल है वही प्रशासन को चलाते फिर। तो ये एक छोटे से हिस्से में भी आप मार्शल लॉ लगा सकते हो, एक बड़े हिस्से में भी लगा सकते हो। तो ये इसका है। अब लास्ट और अंतिम अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 35, कुछ मूल अधिकारों का लागू होना। तो इसके अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार है, बहुत सारे मूल अधिकार, उनको हम लागू करवाने के लिए संसद से कानून बनवा सकते हैं, जिसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, अभी कोई ऐसा ठोस कानून नहीं है जिसके अगर कोई अस्पृश्यता करे तो उसको दंडित किया जाए। तो हम अनुच्छेद 35 से ऐसा कानून बना सकते हैं अस्पृश्यता रिलेटेड, ताकि उसके दंड से संबंधित प्रावधान किए जा सके। तो ये है हमारा कुछ मूल अधिकारों को लागू करवाना। तो मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए इससे हम कानून बना सकते हैं। तो ये हमारे पूरे मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक थे, तो हमने ये पढ़े हैं। ये पहली मेरी क्लास है। आई होप मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा करने की कोशिश की है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और बताना कि क्या कमी रही है, क्योंकि मैंने आज से पहले बोर्ड के सामने कभी खड़ा भी नहीं हुआ मैं, आज पहली बार मैंने कोशिश की है। तो धन्यवाद, थैंक यू।